मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे शीर्ष नेताओं का दौर 2027 की होड़ की। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने में जुट गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को सदस्यता दिलाने का अभियान भी जोरों पर है। सत्ता में वापसी के लिए भाजपा अपनी नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में लगी हुई है। संगठनात्मक मजबूती के लिए पार्टी ने 22 प्रकोष्ठ और सभी मोर्चों को हर विधानसभा क्षेत्र में जिम्मेदारी सौंपी है और जिसके तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए युवा संवाद, लखपति दीदी जैसे विशेष अभियान और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही भाजपा का जन जन की सरकार अभियान का दूसरा चरण भी चल रहा है। कांग्रेस सत्ताधारी सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाकर मैदान में उतर गई है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा परिवर्तन संकल्प यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इसके जरिए कांग्रेस जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार की कमियों को उजागर कर बदलाव का संकल्प दिला रही है। यही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता भी अब लगातार प्रदेश दौरा कर कमान संभालने का काम कर रहे हैं। अब तक प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, फिर राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल, उसके बाद लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा कमान संभालने के बाद अब अगले महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावित दौरा माना जा रहा है। इधर क्षेत्रीय दल यूकेडी भी पीछे रही हैं, जहां हर घर चर्चा हर घर पर्चा अभियान के माध्यम से यूकेडी दोनों राष्ट्रीय दलों को घेरने का प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर 27 के चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और सभी क्षेत्रीय दलों के दावे भी सामने आने लगे हैं, जिसके चलते आपसी बयानबाजी भी चरम पर देखने को मिल रही है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। सत्ता से लेकर विपक्ष तक हर दल अपनी जमीन मजबूत करने में जुटा है। भाजपा अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के साथ साथ संगठन को मजबूती देने के लिए सभी प्रकोष्ठ और सभी मोर्चों को हर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय किया। वहीं कांग्रेस परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का फोकस मौजूदा सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाकर सत्ता में वापसी करना है। वहीं इधर क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल भी पीछे नहीं है, जो हर घर चर्चा हर घर पर्चा अभियान के साथ यूकेडी राज्य के मुद्दों को उठाकर दोनों राष्ट्रीय दलों को चुनौती दे रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि चुनावी जंग के लिए सभी दल मैदान में उतर चुके हैं और यही कारण है कि आपसी बयानबाजी और दावे की आवाज भी अब तेज होती नजर आ रही है। सत्ता पक्ष हारी सीटों पर जीत की तैयारी में जुटा है और विपक्ष 2027 की फतेह करने में है। देखिए, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मोर्चाओं को अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम दिए, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा युवा संवाद का कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर कर रही है, वहीं पर महिला मोर्चा लखपति दीदी का सम्मेलन कर रही है। ऐसे ही जो हमारी एससी मोर्चा है वो अभी संत रविदास जी की जो जन्मोत्सव है उसको लेकर के कार्यक्रम कर रही है। और इसके साथ साथ जो ओबीसी मोर्चा है और एसटी मोर्चा है, ये पूर्व जो सेवानिवृत्त हमारे चाहे ओबीसी के हो चाहे एसटी के हो, उनके साथ संपर्क करके उनका सम्मेलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, ये हर घर चर्चा हर घर पर्चा हमारा लगभग जनवरी उत्तरायण से शुरू हुआ था, लगभग 6 महीने होने को है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति जो उनके बारे में जो गलत छवि जनता में भेज दी थी, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ी है। और आज जब हम हर घर चर्चा हर घर पर्चा के साथ जनता के बीच गए हैं, इसके बहुत ही सकारात्मक हमारे पास रिजल्ट मिल रहे हैं। और आप देख रहे हैं लगातार बड़े बड़े बुद्धिजीवी, चांसलर और प्रधानाचार्य और बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े पदों से जो लोग, बड़े बुद्धिजीवी जो बाहर तक विदेशों में नौकरी करके आए हैं, वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर है। आपको ये जानकारी भी होगी कि आने वाले कल में जो है प्रदेश में तमाम बड़े नेताओं के हमारे दौरे हैं। जैसे प्रियंका गांधी जी भी यहाँ आएंगे, राहुल जी भी दोबारा एक बार फिर आएंगे और खड़गे जी का कार्यक्रम भी लगभग तय है कि वो उधम सिंह नगर में जो है उनका कार्यक्रम होना है। मैं समझता हूँ कि उन्हीं कार्यक्रमों की रूपरेखा कैसे मजबूती से जो है
बनाई जाए और कैसे जो है जनता को सड़कों पर इनके खिलाफ लाया जाए, वही रणनीति एक बार पुनः बनाकर जो है तमाम नेता पूरी एकजुटता के साथ एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। जनता पार्टी और कांग्रेस जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं, संगठित दल हैं, बड़े दल हैं, इनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप और उनकी अपनी एक विचारधारा है जिस पर वो काम कर रहे हैं और लोग उससे प्रभावित होते हैं और उनको चुनाव में वोट देते हैं। अब प्रदेश में जो चीजें बनी हैं, जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि क्षेत्रीय दल जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल जिसने राज्य निर्माण आंदोलन का जो अगवा रहा, या जिसको हम क्रेडिट दे सकते हैं कि जिसने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, उत्तराखंड क्रांति दल, उसकी राज्य में क्या स्थिति है? क्योंकि ये देखा जरूर जा रहा है कि सरकार से लेकर के राष्ट्रीय दलों से लोग को लेकर के कुछ लोगों के मन में समस्याएं हैं, उनको लेकर के उनके सवाल हैं। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। सत्ता पक्ष भाजपा यानी कि अपनी नीतियों, योजनाओं और संगठनात्मक मजबूती के साथ कई अभियान चलाकर जनता को विकास का भरोसा दिलाने में जुटी है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस परिवर्तन संकल्प यात्रा व शीर्ष नेताओं के माध्यम से सत्ताधारी सरकार की नाकामियों को उजागर कर बदलाव की हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच क्षेत्रीय दल भी अपनी जमीन तलाश करने में जुटते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सदस्यता अभियान से लेकर जमीनी कार्यक्रमों तक हर दल अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा है। ऐसे में ये तय है कि 2027 की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि उत्तराखंड की पहचान, संसाधनों और युवाओं के भविष्य को लेकर होने वाली है। अब देखना होगा जनता किसके दावों पर भरोसा जताती है और मिशन 2027 में किसको जीत का ताज उपहार में देती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। संजीव वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आशीष सैनी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कर्नल रिटायर्ड कैलाश देवरानी जी हैं प्रदेश प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, कुलदीप जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी चर्चा में शुरुआत संजीव वर्मा जी के साथ करना चाहेंगे। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? सभी दलों ने अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। सभी दलों की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किलें हैं क्योंकि क्षेत्रीय दल बड़ी बुलंदी के साथ ये दावा कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में उन्हें भी मौका मिलेगा। क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने विशेष रूप से की है? अनम्यूट कीजिए संजीव जी। मिल रही है आवाज? जी संजीव जी, आपको आवाज आ रही है? जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 24/7 और 365 दिन हम जनता के बीच रहते हैं, जनता के सरोकारों से दो चार होते हैं, रूबरू होते हैं और जनता की जन अपेक्षाओं पर हम लोग लगातार खड़े उतरने का लगातार काम करते हैं। जनता से लगातार हम जन अपेक्षाओं का हम आदान प्रदान करते हैं, जनता के सुझाव हम प्राप्त करते हैं और जो भी जनता के सुझाव होते हैं हम उनको क्रियान्वित करने का लगातार काम करते हैं। हम जनता के सुझावों को जो हमारे चुनाव में हम लोग अपना दृष्टि पत्र, संकल्प पत्र बनाते हैं, उसका उन तमाम जन सुझावों का उसमें समावेश करते हैं। अभी जिस प्रकार से 2022 का चुनाव हुआ तो जन सुझावों के आधार पर जनता ने जिन जिन चीजों की सरकार से अपेक्षा रखी, उन तमाम का समावेश उसके अंदर किया गया और बहुत मैं एक गर्व से इस बात का उल्लेख भी करना चाहता हूं कि 90% से ज्यादा हम अपने जो संकल्प पत्र में जो हमने जिन विषयों का समावेश किया था उसको हमने पूर्ण करने का काम किया। जन अपेक्षाओं पर सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है। हम चाहे मातृशक्ति की बात करें, जो 30% आरक्षण देने वाली उत्तराखंड सरकार देश की पहली सरकार बनी। हम युवाओं की बात करें तो युवाओं के मामले में जिस प्रकार से हमारे पूर्ववर्ती सरकारें जिन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर एक माफिया तंत्र विकसित किया हुआ था, उस तमाम माफिया तंत्र को, नकल माफिया तंत्र को, बढ़ते माफिया तंत्र को
तमाम खनन माफिया तंत्र को, तमाम आबकारी माफिया तंत्र को और तमाम तरीके से जिस प्रकार से एक घोटाले और भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना के रख दिया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा उत्तराखंड को, ऐसे तमाम तंत्र को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने उत्तराखंड को विजन 2025 के माध्यम से 2025 में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो एक बीड़ा उठाया था, जो एक लक्ष्य लेकर चले थे, उसमें हमारी सरकार बहुत हद तक कामयाब रही है। मात्र 4.5 साल के अल्पावधि में 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला एक ऐसा राज्य बना है जो हमारे युवा नकल माफियाओं से, भर्ती माफियाओं से लगातार जूझ रहे थे और उनकी जितनी तमाम मेहनत नकल माफियाओं की भेंट चढ़ जाया करती थी, ऐसे नकल माफियाओं को नेस्तनाबूद करने की दृष्टि से जो सरकार ने कठोरतम नकल विरोधी कानून बनाया, तो मैं सोचता हूँ जब से नकल विरोधी कानून बना है, तमाम नकल माफिया पूरी तरह से या तो जेल की सलाखों के पीछे है और जो कोई बचा कुचा वो उत्तराखंड को सदा के लिए नमस्कार करके यहाँ से निकल चुका है। और हमारा जो युवा, उसके अंदर जो एक जिस प्रकार से एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ है, उसके अंदर जो एक जज्बा हुआ है कि मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं जैसा चाहता हूं, मेरी पूरी अपेक्षाओं पर ये लगातार खरी उतर रही है। जिस प्रकार से हम यदि विकास की बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उस पर भी उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है। हम चाहे नई शिक्षा नीति की बात करें, हम चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, जब पूर्ववर्ती सरकारों में आप 2017 से पहले का आंकड़ा उठा के देखिए, मैं तो आंकड़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ, मात्र 874 डॉक्टर्स पूरे उत्तराखंड भर में यहाँ पर कार्यरत थे। आज 3820 डॉक्टर्स हमारे, ये आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ, 3820 डॉक्टर आज हमारे उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य बेड़े में है। आज तमाम जितने भी CSC PSC सेंटर्स हैं, हर जगह डॉक्टर्स की उपलब्धता है, तैनाती है, तमाम जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, तमाम जितने भी इक्विपमेंट की आवश्यकता है वो है। 5 जब सब ठीक है तो फिर तो आश्वस्त भी होंगे आप। बीमा हम प्रत्येक व्यक्ति को 32 लाख परिवारों को देने वाली उत्तराखंड सरकार देश की पहली ऐसी सरकार बनी है। तो हम जो डेवलपमेंट धरातल पे कर रहे हैं, हम उसी को लेकर जन जन के बीच जा रहे हैं। और 2027 में हमारे डेवलपमेंट को देखकर जिस तरह से धरातल पर हमने विकास किया है, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं सोचता हूँ सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी को लाने वाली है। और वहीं एक मिनट ले रहा हूँ आपसे, और वहीं आप विपक्ष को देखते हैं तो विपक्ष खाली हाथ है, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सरकार की तमाम अच्छी नीतियों को भी गलत साबित करना, झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना और एक नेगेटिव राजनीति के भरोसे ये लोग जनता के बीच जाने वाले हैं। लेकिन आज जनता भी समझदार है, जनता भी अच्छी तरह से जांच परख के तमाम निर्णय लेती है। जिस प्रकार से पिछले 2 साल दो टर्म में भारतीय जनता पार्टी को लगातार जांच परख के और उनकी गुणवत्ता के आधार पर, उनके उपलब्धियों के संजीव जी, आ गई आपकी बात, ऑलमोस्ट आ गई। अब बस ये देखना है कि आपने जितनी बातें यहाँ पर गिनाई हैं, क्या ये आम जनता की नजर में भी हैं? क्योंकि अगर आम जनता इन सबको स्वीकार करती है, मानती है, तभी आपके लिए ये फायदेमंद होगा। ठीक है, और मेहमान हमारे साथ में है कर्नल रिटायर्ड कैलाश देवरानी जी हैं, आशीष सैनी जी भी लगातार बने हुए। आशीष जी का फ्रेम नहीं मिल पा रहा है, कैलाश जी के पास चलते। कैलाश जी, क्षेत्रीय दल भी पूरी तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी भी आ चुके हैं, पहले आशीष जी को रख लेते, फिर आएंगे कैलाश जी आपके पास में। आशीष जी, कांग्रेस पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है, बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है। कुमारी शैलजा ने लगातार पार्टी में जोश भरने की कोशिश की। अब अगले महीने बताया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का भी आगमन होने वाला है। क्योंकि प्रदेश में अगर जो स्ट्रैटेजी की बात करें, कुछ खास बड़ा बदलाव अब तक कांग्रेस ने नहीं किया है बड़े नेताओं के आगमन के सिवा। क्या इतने मात्र से काम हो जाएगा? पार्टी में जान डाल जाएंगे ये लोग?
देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो हाँ। चुनाव के समय में निश्चित रूप से अपने नेताओं को अधिक से अधिक संख्या में और ज्यादा से ज्यादा दौरे कराने की कोशिश करती है, और राज्य में जब लोग आएंगे तो अपनी बात रखने का भी काम करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी जब अपनी बात रखती है तो वो दो चीजें रखती है। एक तो वो कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं, दूसरे वो अपनी बात, अपने जो काम है उनको छुपाने का काम करते हैं। काम मैं कहूंगा, अगर मैं काम शब्द के बजाय कारनामे शब्द का इस्तेमाल करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। कारनामे क्या क्या है? जनता ने मांगा इनसे रोजगार, इन्होंने दिया लैंड जिहाद। जनता ने इनसे मांगा कारोबार, इन्होंने कारोबार नहीं दिया, इन्होंने कुछ और देने का काम किया। तो बार बार क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रक्शन का जो काम किया है, यानी जनता के हर सवाल पर कुछ और जवाब देने की जो कोशिश की, इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक हालात है वो कितने खराब है। अभी आपको मैं एक बताऊं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अनेक बार भाषण देते हैं, और आज भी कहीं ना कहीं दिया होगा, और अगर आप हर रोज देखेंगे तो कहीं ना कहीं होगा। कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं बताया कि उत्तराखंड की शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन या किसी मामले पर इन्होंने क्या काम किए। हम जो सवाल पूछते हैं उसके जवाब इनके पास है ही नहीं। और दो सीबीआई जांच के आदेश दिए, एक सीबीआई जांच के आदेश दिए इन्होंने पेपर लीक मामले में, और दूसरे सीबीआई जांच के आदेश दिए इन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की जांच के लिए। एक वीआईपी जिस पर आरोप लगाने का काम हुआ उसको तो भगा दिया राजस्थान, और दूसरे को छुपा दिया है। अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि वीआईपी जांच कहाँ गई, ये नहीं पता लग पा रहा है कि, और दूसरा अब आते हैं इनकी मेंटेलिटी पर, इनके दिमाग में क्या है। 47 विधायकों की बहुमत की सरकार उत्तराखंड में दूसरी बार बनी हुई, तीसरी बार केंद्र में सरकार, उसके बाद भाजपा के दिमाग में कितना गोबर भरा हुआ है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। अपने देश के युवाओं ने जब पेपर लीक मामले में, नीट के पेपर के मामले में प्रदर्शन करने का काम किया और देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आयोजित करा, तो इनकी सरकार ने कहा कि परेड ग्राउंड में जगह नहीं है, जगह बदल दो। ये पूरे पैसे जमा कराने के बाद भी जगह बदलने का काम किया। हमने कहा ठीक है भाई, आपके पास जगह नहीं है, आपने जगह बदलने का काम किया है, लेकिन अब हम आपसे पूछ रहे थे कि उसी जगह पर जहां पर राहुल गांधी जी नहीं आ पा रहे थे, जैस्मिन सैंडलर्स कैसे आ गई? वो कौन सा रास्ता था, कौन सा मैकेनिज्म था जहाँ पे आ गई? यानी इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जाने वाले बच्चों को जैस्मिन सैंडलर्स के गाने सुनाने शुरू कर दिए। भाई जैस्मिन सैंडलर्स तो आज भी आ सकती है, आज बुला लीजिए उन्हें, ये अब नहीं बुलाएंगे। इन्होंने केवल उसी दिन अलग अलग कार्यक्रम किए। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जैस्मिन को भी बुलाया, उस दिन छात्रों से बात की। अग्निवीर के मामले में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अग्निवीर अच्छी योजना है और जो पहले जो सेना में भर्ती हुआ करती थी वो गलत योजना है। कर्नल कैलाश देवरानी यहाँ बैठे हैं, ये तो कर्नल है, और ये ना भाजपा में है ना कांग्रेस में है, ये तो अलग पार्टी में है। तो क्या ये कह सकते हैं कि अग्निवीर योजना का लाभ उत्तराखंड को मिला और उत्तराखंड ने तरक्की का सोपान पकड़ लिया? आपने उत्तराखंड के प्रत्येक युवा के उस सपने को तोड़ा जो सेना में जाने का होता था। आपने इनको लेकर तो सारे जवाब दिए, इन्होंने क्या किया वो ठीक है, लेकिन हमारा सवाल तो कुछ और था कि भाई कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं के आगमन से कितना बदलाव आएगा, ये कांग्रेस को कितना मजबूत कर जाएंगे। छोड़िए उनको, आप बता रहा हूँ। हाँ। गरिमा जी मैं वही बता रहा हूँ। जब कांग्रेस के कोई नेता आते हैं, बहुत सारे कांग्रेस के लोग हम इकट्ठे होते हैं, आम जनता भी इसमें आती है, तो वो सवाल पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आ रहे हैं जब यहाँ इतनी यशस्वी, तेजस्वी, लोकप्रिय सरकार चल रही है। तो हम उनको बताते हैं कि आपके साथ कहाँ कहाँ धोखा हो रहा है, कहाँ कहाँ बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं, और अगर हम आएंगे या हम होते तो हम क्या करते। शिक्षा के क्षेत्र में अभी इन्होंने, भाजपा प्रवक्ता ने बड़े आराम से बोल दिया कि पीएचसी के अंदर डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट है। मैं आपको कम से कम 50 पीएचसी बुला दूंगा, डॉक्टर छोड़िए, वहां ताला खोलने वाला भी कोई मौजूद नहीं है। अगर झूठ बोलना ही सरकार की उपलब्धि है तो लानत है इस सरकार पर। अगर झूठ बोलकर ही काम चल रहा है, और झूठ बोलना गरिमा जी कोई नुक्कड़ सभा में या अपने भाषण में नहीं बोल रहे, ये एक राष्ट्रीय चैनल की एंकर के सामने बोल रहे हैं। इन्हें डर भी नहीं है बिल्कुल भी कि एंकर सवाल पूछ सकती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हो सकता है कि आप लोग उसमें न शामिल ना हो। 1800 करोड़ रुपए खर्च किए मुख्यमंत्री के मेकअप पर, क्या जरूरत थी खर्च करने की? जो सुंदर होगा, जो अपनी माँ का प्यारा लाल होगा, वो तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन खराब कौन लगेगा? जिसकी शक्ल सूरत खराब है, जिसके काम खराब है, जिसका आचरण खराब है, उसी को मेकअप की जरूरत पड़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने 1800 करोड़ रुपए खर्च किए। मैं तो एक उदाहरण देके बात खत्म कर रहा हूँ। 3 लाख करोड़ का निवेश आना था, 300 रुपए का भी नहीं आया।
और मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए केवल प्रचार पर और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन पर। है कोई जवाब इनके पास? ये राज्य में खुलने वाली कोई भी छोटी मोटी दुकान है उसको भी इन्होंने राज्य में निवेश में समझ लिया। 67% पैसा सरकारी प्रोजेक्टों को निवेश समझ लिया। तो इसका मतलब है कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े धोखे हैं। इसलिए तो लोग नारे लगा रहे हैं कि 56 इंच का झूठा बंदर, बाल नरेंद्र, भाग नरेंद्र, ये इसीलिए लगा रहे हैं। सारे लोग झूठ और फरेब की दुनिया को लगाकर बैठे हुए हैं। और रही बात चुनाव जीतने की, चुनाव ये कैसे जीते वो सबको पता है। अब इनकी गर्दन पर कांग्रेस का पैर पड़ गया है। अब ये चुनाव में चुनाव आयोग गड़बड़ करेगा तो पूरा ऐलान किया जाएगा। चलिए ठीक है, लौटते हैं हम आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में हैं कर्नल कैलाश देवरानी जी, प्रदेश प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। सर, स्थानीय दल कितना तैयार है? कांग्रेस पार्टी से सारे जवाब तो आशीष जी ने बहुत सारे आरोप लगा दिए। ठीक है, मैं उनके आरोपों को ना तो नकार रही हूँ, ना तो उनके आरोपों को मैं सहमति दे रही हूँ। वो उनके आरोप है, जनता समझदार है, जनता समझेगी। लेकिन जवाब इस पर था कि भाई जनता के दल में एंट्री कैसे करेंगे, कांग्रेस ने उसका जवाब नहीं दिया। यूकेडी क्या कर रही है? क्योंकि क्षेत्रीय दल है, बड़े अहम किरदार निभाए हैं, साथ भी लोगों का रहा है, लेकिन अब तक पूर्ण रूप से मौका नहीं मिल सका। अब इस बार आप नए अभियान चला रहे हैं, अलग अलग और भी दल हैं जिन्होंने दावे ठोक दिए हैं। किस तरीके से आप लुभा पाएंगे? जय हिंद गरिमा जी, जैसे कि आपने बताया था कि हर घर चर्चा हर घर पर्चा जी, ये हमारा है। और अपने विचार रखने से पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ, जो दिल्ली की चौखट पर नतमस्तक हो जाएंगे, उत्तराखंड की पीड़ा को वो कहाँ समझ हो पाएंगे। और उत्तराखंड क्रांति दल का जो हमारा क्षेत्रीय दल है उसका जो संकल्प है वो क्या है? ना दिल्ली की चौखट, ना सत्ता का अभिमान, यूकेडी का धर्म है उत्तराखंड का सम्मान। गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम पता नहीं कितना मिलेगा, पर 2-4 बातें मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। देखिए, आप भारतवर्ष में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो 42 शहादतों के बाद बना, जहां 42 लोग शहीद हुए और तभी राज्य उत्तराखंड हमें मिला। और इसके मिलने के बाद फायदा किसको हुआ? जो प्रधान लायक नहीं थे वो जो है नेता बने। और लगातार 25 वर्षों से अगर आप देखें तो उत्तराखंड में किसने राज किया? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे। और मंच पर बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करी, बड़े बड़े वादे ये करते रहे, लेकिन आज भी उत्तराखंड जो है पलायन, बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था, खेती, पहाड़ों में खाली होते गांव जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। तो गरिमा जी, मैं ये बोलना चाहता हूं, उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि उत्तराखंड का विकास तभी होगा जब उत्तराखंड की राजनीति का केंद्र जो उत्तराखंड के गांव होंगे, न कि दिल्ली का दरबार होगा। गरिमा जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी बोलिए। देखिए, एक कहावत है, जाके पांव न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। ये लोग जो दिल्ली में बैठे बड़े बड़े महलों में एसी में बैठे हुए हैं, वे लोग इन बड़े बड़े पहाड़ों का दर्द, इनकी पीड़ा को भला कैसे समझेंगे? मैं इन दोनों पार्टियों के जो नेशनल पार्टी हैं, इन लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी बार बार बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करती है, डबल इंजन सरकार की बात करती है, लेकिन पलायन क्यों नहीं रुका? लाखों युवा रोजगार के लिए बाहर क्यों गए? भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक पर सरकार की जवाबदेही क्या है? पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था इतनी क्यों चरमरा रही है? अगर इन सरकारों ने कार्य किया होता तो सीमांत गांवों, पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार, तो अब हर घर पर्चा से क्या ये बात पहुंच जाएगी आम जनता तक? आपको लग रहा है जो अभियान आपने शुरू किया उससे आम जनता तक आपकी बातें पहुंच जाएगी? हाँ जी, जो अभियान यूकेडी की ओर से शुरू किया गया, क्या उससे? बिल्कुल, हाँ जी गरिमा जी, यही हमारा प्रयास है कि जिन लोगों तक हमारी बातें नहीं पहुंच सकी थी, क्योंकि इन लोगों ने खाली दुनिया को, जो उत्तराखंड की जनता को एक ख्याली पुलाव खिलाते रहे, मुंगेरी लाल के सपने दिखाते रहे। अभी हम जनता के बीच जाकर के, मैंने बताया ना, हर घर चर्चा हर घर पर्चा के माध्यम से हम आम जन तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि उनका वास्तविक हितैषी कौन है। और विगत 25 सालों में जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा है, उत्तराखंडियत को लूटा है, उनको जो है किस तरह से साइड में करना है, ये विचार हम उनके सामने अपने रख रहे हैं। और आप 2027 का जो चुनाव होने वाला है, ये बहुत ही ऐसा चुनाव होगा कि जिसमें आपको स्पष्ट रूप से नया विकल्प देखने को मिलेगा गरिमा जी। और दूसरी बात, अगर समय है तो मैं आगे बोलूं? हाँ बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए आप।
हाँ गरिमा जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग बात करते हैं हाँ। नारी सम्मान और नारी सुरक्षा की। आज ये बड़े 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 मंचों से बात करते हैं ये, लेकिन सरेआम उत्तराखंड में जो है बेटियों के साथ बलात्कार और जो जितने गलत जो है उनके साथ हो रहा है, और उसका उदाहरण आपने देखा है। अंकिता भंडारी 17 साल की बच्ची के माता पिता आज भी जो है न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड वीर भूमि के नाम से जानी जाती है, जहां पूर्व सैनिक घर घर से निकलते हैं, उनके लिए इन्होंने एक संस्था बनाई थी उपनल, ठीक है, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड। वहां पे देखिए भ्रष्टाचार, कितने लोग वहां पे पूर्व सैनिकों के आश्रित और कितने पूर्व सैनिक। बिल्कुल बिल्कुल, इन सारी चीजों को लेकर हम अभी इनसे जवाब लेते हैं कैलाश जी। बिल्कुल इन सारी चीजों को लेकर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, कहीं मजा आएगा, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए कुलदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत कुलदीप जी आपका। सर, सभी दलों की ओर से जोर आजमाइश की जा रही है, लेकिन मुख्य जो दंगल है वो इस बार यह कह लीजिए अब तक कम से कम उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिला है। इस बार क्षेत्रीय दल कई हैं और उनके दावे भी कई हैं। आपको लग रहा है कि इस बार ये लड़ाई त्रिकोण में बनेगी, क्योंकि अब तक तो दो दलों के बीच बड़ी चर्चा या बड़ा दंगल होता रहा है? कुलदीप जी देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये लड़ाई सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच रहेगी तो ये पत्रकारिता के दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि मैं सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो अन्य विचारधाराएं हैं या जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनको हम दरकिनार कर रहे हैं, उनके अस्तित्व को हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि यूकेडी में नेतृत्व भी नया है और जोश भी नया है। जो यूकेडी के पुराने बड़े नेता थे, जिन लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन में भूमिका निभाई और राज्य आंदोलन में एक बड़ा रोल इनका रहा है, वो नेता अब एक तरीके से संरक्षक की भूमिका में आ गए हैं, या ये कहें कि कुछ लोग तो पार्टी से भी इधर अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक नया वर्ग जो युवाओं का यूकेडी में आया है, वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, वो जन संपर्क कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, वो स्थानीय मुद्दों को लेकर के बात कर रहा है। हालांकि अभी भी दो प्रमुख विपक्षी दल जो उत्तराखंड के हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये जो देखने में आ रहा है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में अभी भी ये दोनों दल ज्यादा वो दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है, ठीक, लेकिन स्थानीय विषयों को लेकर के जितना रुझान दिखना चाहिए था उतना रुझान दिख नहीं रहा है राष्ट्रीय दलों का। और क्षेत्रीय दलों की एक बड़ी भूमिका ये हो जाती है, क्योंकि एक उनका राजनीतिक जो आधार है वो भी क्षेत्रीय विषय होते हैं, इसलिए उनके लिए एक जरूरत भी होती है या कहे मजबूरी भी हो जाती है कि वो स्थानीय मुद्दों को गंभीरता दें, उन मुद्दों को धरातल पर लेकर के आए, जनता के बीच में लेकर के आए, उन पर चर्चा करें। तो इस समय चूंकि उत्तराखंड में जनता ने कांग्रेस का शासन भी देखा है, कांग्रेस की स्थिति भी देख रही है, क्योंकि 2016 में कांग्रेस में जब जो टूट हुई, उत्तराखंड की राजनीति में इतनी बड़ी टूट पहली बार हुई, और उसके बाद जो स्थिति कांग्रेस की बनी और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के लगातार 10 साल का जो शासन है उसको लेकर के एक जो सत्ता विरोधी रुझान जो निकल करके आ रहा है, तो ऐसे में इन दोनों के बीच में एक तीसरा विकल्प अपने आप को कैसे प्रस्तुत करता है विकल्प के रूप में, ठीक, क्योंकि जनता के पास उत्तराखंड में समस्या ये है कि विकल्प नहीं है और राजनीतिक विकल्प का अभाव यहाँ पर अक्सर दिखाई देता है। तो ऐसे में जो यूकेडी है या जो अन्य लोग भी हैं, वो एक विकल्प के रूप में खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं, वो तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी सरगर्मियां उत्तराखंड में तेज होने लगी हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो बहुत गंभीरता के साथ इस समय उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि इस तरह की गंभीरता और इस तरह से लगातार बैठकें होना, लगातार चीजों कार्यक्रम होना, ये एक अच्छे संकेत हैं
कांग्रेस की राजनीति में दोबारा प्राण फूंकने के, क्योंकि 10 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। और ऐसे में कार्यकर्ताओं को ऊर्जावान बनाए रखना भी अपने आप में एक राजनीतिक दलों की चुनौती हो जाती है। तो विपक्ष के लिए, उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी था कि उसके जो कार्यकर्ता हैं वो रिवाइव हों, रिचार्ज हों, ताकि दोबारा जब चुनाव आए तो वो उस तरीके से मजबूती के साथ आ सकें। तो उस दिशा में कांग्रेस इस समय बेहतर प्रयास करते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा सा कांग्रेस को एक चीज, इन विषयों की गंभीरता को भी देखना होगा, क्योंकि अभी राहुल गांधी जब उत्तराखंड आए थे और जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बहुत मजे हुए नेता की तरह उत्तराखंड की जनमानस में एक अच्छी कोशिश की थी उन्होंने पैठ बनाने की, जनता के विषयों को उठा करके। लेकिन उसके बाद जो उसी मंच पर जो कुछ हुआ, उसने फिर थोड़ा सा कांग्रेस को एक उस तरह से, मतलब वो जो गंभीरता थी उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने का काम किया। क्योंकि एक तरफ उसी जगह पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हुई, उसी जगह पर एक नीट छात्रा जिसने सुसाइड किया था उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, और राहुल गांधी युवाओं को लेकर के, नीट पेपर लीक को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, ऐसे गंभीर मुद्दों पर बात करके युवाओं के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो जो नृत्य संगीत जिस तरह का पेश हुआ, तो उसने थोड़ा सा उस माहौल को, उस गंभीरता को, जहां पर जिस पीक पर राहुल गांधी ले गए थे, उसको डाइल्यूट करने का काम किया। तो थोड़ा सा इस तरफ कांग्रेस ध्यान दे। और भाजपा के भीतर इस समय एक चीज जो दिखाई दे रही है वो है कार्यकर्ताओं में छटपटाहट, क्योंकि 10 साल के बाद भी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि दायित्व भी ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो सिर्फ आते हैं और कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है। वो कार्यकर्ता जो जाता है ग्राउंड पे, घर घर जाकर के संपर्क कर रहा है, जो ना सोशल मीडिया पे दिखाई देता है, ना टीवी समाचारों में दिखाई देता है, जिसकी फोटो अखबारों में भी नहीं छपती है, लेकिन वो जाता है और पार्टी को मजबूत करने का काम करता है, तो वो दरकिनार रहा। और जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर या टीवी कैमरों पर ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं, वो लोग उन लोगों को दायित्व देने का काम किया गया। तो इन चीजों से भी थोड़ा सा भाजपा के भीतर एक बेचैनी सी है। ठीक है। तो इन चीजों को, और आज हम देख रहे हैं कि संघ की समन्वय बैठक भी चल रही है इन्हीं चीजों को लेकर के उत्तराखंड में। तो ये जो मसले हैं, विपक्ष इन चीजों पर कैसे अपना रास्ता निकालता है, ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में संजीव वर्मा जी से जवाब लेते हैं। संजीव जी, कई अहम बातें आशीष सैनी जी और देवरानी जी ने गिनाई हैं, क्या इन सब से आगे निकल पाएंगे आप? आपको लंबा वक्त दिया है जनता ने, आप पर एक बड़ा भरोसा जताया था, लेकिन अब वक्त है उनके भरोसे को जीतने के बाद क्या आपका भरोसा जो है जनता में वो बरकरार रहेगा, ये दिखाने का? और क्या लग रहा है कितना साथ इस बार जनता देगी? गरिमा जी, देखिए, मेरे भाई आशीष जी ने अपनी बात रखी, अपनी पार्टी का मत रखा। विपक्ष में है वो, सरकार की वाहवाही तो कर नहीं सकते, तारीफ तो कर नहीं सकते, उन्हें भी अपना धर्म निभाना है। मेरे भाई देवरानी जी ने भी, वो भी अपनी विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई। तो सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, जहां तक हम अपनी सरकार की बात करते हैं, सरकार की उपलब्धियों की बात करते हैं, तो जनता देखती है। जनता सुनी सुनाई बातों पर विश्वास अब नहीं करती। अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब वो पुराने दिन, मैं सोचता हूँ, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, जब कुछ भी बोलकर कुछ भी बरगलाने का काम पूर्ववर्ती सरकारें करती थी। और लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी एक्टिविटी होती है 10 मिनट बाद आम जनता के बीच वो उजागर हो जाती है, आम जनता के बीच, चाहे अच्छी बातें हैं वो भी, जो खराब बातें हैं वो भी। तो जनता देख रही है कि कौन पॉजिटिव कर रहा है। जनता को चाहिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाली गवर्नमेंट, जनता को चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक विकासवादी सरकार, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट कर सके, उनके आने वाली पीढ़ियों को रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। सबसे बड़ी बात जो हमारी देवभूमि का एक
मूल स्वरूप है उसको कौन बनाए रख सकता है, कौन देवभूमि में देवत्व का भाव लगातार कायम रख सकता है, कौन। और उनको ये भी दिखाई दे रहा है कि जो हमारा विपक्ष है उनके पास केवल और केवल सरकार को कोसना, सरकार के प्रति एक नेगेटिविटी का एक भाव दिखाना और नेगेटिविटी के साथ एक जो विनाश का एक मूल भाव उनके मनों में घर कर गया है, जो केवल और केवल सरकार को कोसते कोसते जनता को भी कोसने लगे हैं, देश को भी कोसने लगे हैं। जिनके बड़े नेता मेरी लड़ाई इंडिया स्टेट के साथ है ऐसा बोलकर वो मोदी विरोध के साथ साथ देश का विरोध करने लग जाते हैं, जो जंतर मंतर पर एक तरह से अराजकता में इतना आगे बढ़ जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हम प्रधानमंत्री के लिए भी इतने अमर्यादित शब्दों का जो हम इस्तेमाल करवा रहे हैं। मैं सोचता हूँ राहुल गांधी से फार एंड फार बेटर इनकी माता श्री सोनिया गांधी जी थी, जिस समय वो यूपीए की 2004 से 14 तक चेयरपर्सन रही, लेकिन उन्होंने भी इस तरह की भावना कभी भी जनता के सामने नहीं रखी। और मैं सोचता हूँ अरे तो उस मुद्दे पर क्यों जाना, वो आप तो सॉल्व हो गया, आप तो वो खत्म कर चुके हैं, आप उस पर चर्चा क्यों कंटिन्यू करें। गली मुझे देखिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं केवल एक लाइन की बात कर रहा हूँ। मैं उस एक परिवार के ही अंदर एक कंपैरेटिव वो बता रहा हूँ। परिवार तो एक ही है। अभी आप कह रहे थे यहाँ पे खड़गे जी आ रहे हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब खड़गे जी की अभी जिस समय कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर चेंज करने की बात हो रही थी, वो कह रहे थे भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जो करेगा हाईकमान करेगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हाईकमान नहीं, हाईकमान केवल और केवल गांधी परिवार है। तो मैं सोचता हूँ जो जहां पर न संगठन को वरीयता दी जाती है, जहां पर ना कोई एक तरह से कोई कैडर है, ना कोई किसी छोटे का मान है, ना बड़े का मान है। मैं यह भी पूछना चाहता हूँ, अभी ये कांग्रेस पार्टी के दो बड़े नेता आए, सबसे बड़े नेता तो राहुल गांधी जी आए यहाँ पर, और जिस दिन राहुल गांधी जी आए उन्होंने जब गणेश गोदियाल जी उनको रुद्राक्ष की माला पहना रहे थे, उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो एक तरह से हिंदू धर्म का द्योतक है और वो इससे उनकी जो तुष्टीकरण की लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाती। उससे पहले केसी वेणुगोपाल आए और केसी वेणुगोपाल ने समस्त उत्तराखंड की जनता का इतना बड़ा अपमान करने का एक काम किया, इतनी जबरदस्त इतनी अपमानजनक टिप्पणी करी। उन्होंने कहा उत्तराखंड इज अ स्टेट ऑफ चीटर्स, यानी कि उन्होंने आम जनता को, आम युवा को, आम व्यक्ति को एक तरह से नकलची बोलकर, मैं सोचता हूँ पूरे उत्तराखंड का जिस तरह से अपमान करने का काम किया, जबकि नकल विरोधी कानून लागू करने का पूरा पूरे देश भर में सबसे पहला जो नकल विरोधी कानून लागू किसने किया, तो हमारी सरकार ने किया। और जहां से युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ, जहां से 33,000 सरकारी नौकरी देने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ, जहां से उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का, और जिस प्रकार से जहां रोजगार होगा, स्वरोजगार होगा, जहां पलायन से मुक्ति होगी, जहां नई शिक्षा नीति होगी। आप पढ़ाते रहे कि 74 सालों तक 74 प्रश्नों का आप जिस तरह से मुगलों का महिमा मंडन करते थे, यदि हम लोग ठीक है ना, आपको तो मौका, आप कितने भी 74-75 आप साल गिना रहे हैं संजीव जी, आप 74-75 धर्मेंद्र तो आप धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर आप निशाना साध देते हैं। मेरे भाई, राष्ट्रवादी
शक्तियों के संजीव साथ जी, रहो। अब इस आंदोलन पर हम नहीं इस तरह केंद्रित की रहते बातें हैं, मत हमने करो। इतने दिनों उस गरिमा पर। हाँ, अब इस आंदोलन से मैं चाहती हूँ आप आगे गरिमा बढ़कर बोले। हाँ चलिए, मैं आंदोलन से आगे बढ़ के बोल रहा हूँ, मैं हाँ। जा ही नहीं रहा हूँ आंदोलन के ऊपर। अब गरिमा जी, अभी मेरे भाई सैनी जी कह रहे थे कि इनको तो खाली जिहाद की बात करते हैं। क्यों ना करें मेरे भाई, हम तो जिहाद का हर मोर्चे पे विरोध करेंगे। वो चाहे कोई लैंड जिहाद करेगा, उसको नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। कोई लैंड लव जिहाद की बात करेगा, उसको समूल नष्ट करने की बात करेंगे। और ऐसी मानसिकता का समूल नष्ट करने की बात करेंगे। खूब जिहाद की बात करोगे तो ऐसे तत्वों को जो उनका सही जगह है जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। आप जिहाद के समर्थक हैं, आप बने रहें। आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी के समर्थक हैं, आप बने रहें, क्योंकि आपको वही सूट करता है। आपको जो अतिक्रमणकारी लोग हैं, जो सरकारी संपत्तियों को, सरकारी भूमि को एक ग्रैब करने का, सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा करने का जो एक षड्यंत्र करते हैं। ठीक है, आपके चलिए। बड़े नेता, ठीक है सर, आपकी बात आ गई लगभग। आपके जो बड़े नेता हैं वो उनके ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। आपको वही राजनीति सूट करती है तो आप करते रहिए, आप तुष्टीकरण करते रहिए। लेकिन उत्तराखंड में ये सब बिल्कुल चलने वाला नहीं। ठीक है। किसी को भी रहना है तो देवत्व के भाव, देवभूमि है, देवत्व के भाव से जो भी यहाँ पर रहना चाहता है उसका स्वागत है। लेकिन देवभूमि का अपमान करेगा, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का कोई भी प्रयास करेगा तो उसको अंजाम भुगतने के लिए भी मैं सोचता हूँ तैयार रहना चाहिए। चलिए ठीक है सर, संजीव जी लौटेंगे हम आपके पास में। और कैलाश जी कुछ कह रहे थे, कैलाश जी बताइए। गरिमा जी, अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भूमिका, अपनी अपनी भूमि, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ये मैं बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कब अपनी भूमिका जो है सही तरीके से निभाएगी? लगातार 10 वर्षों से आप शासन कर रहे हैं उत्तराखंड में, और आपने जो उत्तराखंड को है जो राष्ट्रीय राजनीति का मैदान बना दिया। आप राज्य के जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटक चुके हैं। और एक चीज मैं गरिमा जी स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल, जो अभी ये लोग ये समझ रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल जो है इसको अगर ये नकारने का प्रयास करे तो एक बहुत बड़ी गलती ये लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा, जिसने किस राज्य का निर्माता है, तब ये भारतीय जनता पार्टी बनी भी नहीं थी। उस समय का उत्तराखंड क्रांति दल है। अभी 48वां स्थापना दिवस उत्तराखंड क्रांति दल ने मनाया है, और उस क्रांति दल ने अभी भी वो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन्हीं पे तटस्थ खड़ा है। जगन जमीन की बात करता है, मजबूत भू कानून की बात करता है, मूल निवास की बात करता है। हम जो है सत्ता नहीं, उत्तराखंड के हितों की राजनीति करते हैं। और गरिमा जी, मैं स्पष्ट शब्दों में इनको बताना चाहता हूं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए समाज को बांटने का काम करते हैं। कभी थूक जिहाद के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी उसके नाम पे। इन्होंने जोड़ने का कभी काम ही नहीं किया है। और 2027 का जो उत्तराखंड का चुनाव होगा वो सरकार बदलने का नहीं, बल्कि राजनीति की दिशा बदलने का चुनाव होगा। और उत्तराखंड के जो फैसले उत्तराखंड की सोच से होने चाहिए। आएंगे संजीव जी, आएंगे, रुक जाइए। वहां पे हुक्मरान बैठे उनकी सोच से होने चाहिए। ठीक है सर। आशीष जी कुछ कहना चाहेंगे? भाई इन्होंने 75 साल याद दिला दिए। संजीव जी, मैं आती हूँ। आशीष जी को भी सुन लीजिए, फिर आपको जवाब देना ही है, मुझे पता है। प्लीज सर। आशीष जी, 75 सालों का भी जिक्र संजीव जी ने किया था, इस पर कुछ कहेंगे सर? अब 75 पर जनता ज्यादा ध्यान देगी या फिलहाल इन लगभग 8-9 साल जो भी हैं इनके कार्यकाल के? देखिए, मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास चाहे धर्म इनके मोहन भागवत हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या फिर इनके कार्यकर्ता हो, इनके पास केवल यही है कि पहले ये होता था। हम इनसे बार बार पूछ रहे हैं कि ये बात आप 2014 में आपने देश को कही, आपने कांग्रेस पर तमाम तरह के सच्चे झूठे आरोप लगाए, और आरोप लगाने के बाद आप जिस तरीके से गायब हो गए, आपने उन बातों पर बात करनी बंद कर दी। अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी हैं, तो राहुल गांधी जी ने भाई क्या बात रखी। आपको मैं पिछले 12 साल के कुछ मुद्दे ऐसे गिना देता हूं जिन पर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं लिखित रूप में कि इन पर एक भी सवाल का जवाब नहीं है। इन्होंने कहा जातिगत जनगणना, नीट घोटाला, पेपर लीक, मणिपुर की हिंसा, अग्निवीर योजना,
किसान के एमएसपी पर, बेरोजगारी, महंगाई, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की मांग, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, बेरोजगारी, शिक्षा में जो सुधार की जिस पर अभी आंदोलन चला है, अग्निवीर की मैं बात करता हूँ, चुनाव में जो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए थी वो ट्रांसपेरेंसी गायब हो गई, एजेंसियों के दुरुपयोग की, दलितों के अधिकार की, आदिवासियों के अधिकार की, ओबीसी की आर्थिक समानता की भागीदारी की। ये वो सवाल है जो कुछ सवाल मुझे याद है, बाकी बहुत भी और भी सवाल है जो राफेल घोटाले से लेकर सब चीजें हैं। बीजेपी जवाबदेह नहीं है। जब ये सवाल का जवाब ना तो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ना मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ना कोई दे रहा है, तो गरिमा जी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि 2014 में जब आपकी सरकार बनी तो क्या जरूरत थी भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने की? क्या आवश्यकता थी 3/7 और किसानों के 3 काले कानून लाने की? 1.5 साल के लोगों आंदोलन के बाद आपने उन्हें वापस किया। ठीक है। 2021 से लगातार पेपर लीक हो रहा है। भाई क्या जरूरत है? आपको खुद नहीं दिखाई दे रहा? आपके खुद के बच्चे नहीं है तो आपको दिखता नहीं कि गड़बड़ी हो रही है? चलिए, आप भी उसी आंदोलन पर आ रहे हैं, ठीक है। यानी थोड़ा जल्दी से कर लीजिए। हाँ नहीं, मैंने जो 14-15 मुद्दे गिनाए, इनमें प्रधानमंत्री तक का भी मैं गारंटी ले रहा हूं कि कोई जवाब देश की जनता के सामने, मीडिया के सामने नहीं रखा। ठीक है सर। मैंने एक बात और कही थी अपने वक्तव्य में कि 1800 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने उत्तराखंड में। और एक और घटना का जिक्र करूंगा, सिलक्यारा और जो जोशीमठ में सुरंग वाली जो घटना थी, हाँ। उन कंपनियों से इन्होंने टनल हादसे वाली कंपनियों से, ठीक है, टनल हादसे की लापरवाही को छोड़ दे रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ उनसे चंदा क्यों लिया इन्होंने? और आप ये बता दीजिए ना, पीएम केयर फंड का हिसाब कब देंगे? या सिर्फ चोरी करना ही बीजेपी का काम रह गया है? अगर और गरिमा जी ध्यान रखिएगा, मैंने अभी तक राम मंदिर की और बद्रीनाथ की बात नहीं की जहां चंदा चुरा करने गई। मैं हमेशा आपकी डिबेट में बोलता हूं कि बीजेपी के लोग एक चप्पल चोर मानसिकता से, इनका काम केवल मंदिर के बाद चप्पल चोराना, ये इतने ही धार्मिक है जितना पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं आपके पास में संजीव वर्मा जी। संजीव जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर कुलदीप जी के पास जाएंगे। लास्ट रिएक्शन संजीव जी बोलिए। सर वैसे ये मुद्दा भी खूब तेजी से उठ रहा है, उसी आंदोलन के एंड में लोगों ने ये मुद्दा भी उठाना शुरू कर दिया। संजीव जी क्या एथेनॉल वाला? अच्छा, एथेनॉल, वो जो आपकी गाड़ी खराब हो गई है, जो बार बार बंद हो जा रही है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। संजीव जी बोलिए। गरिमा जी देखिए, मैंने आरंभ इसी बात से अपनी बात को किया था कि जिनके पास कभी कुछ बोलने के लिए होता नहीं, जिनके पास अपने विचार महाराज इतना सब कुछ अब संजीव क्या ना, आशीष जी गरिमा जी मेरा निवेदन है, जवाबदेही गरिमा जी इसके मुंह पे ढक्कन लगाएंगे पहले तो मैं बोलूंगा। अरे प्लीज संजीव जी, ठीक है, आप भी थोड़ा सा। और इसके अलावा आपने पूरा मंच इनको कांग्रेस की आलोचना के लिए दे दिया। अरे हमने आपको कब रोका था? आप इनकी आलोचना मत करिए, हमने तो आपको टोका भी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल, ये आरोप लगाना बहुत आसान है। आशीष जी प्लीज, और देखिए उनको बोलने दीजिए, अगर वो गलत बोलेंगे तो वो भी तब भी तो वो एक्सपोज होंगे ना। प्लीज अब मुझे लगता है उनको बोलने का आप मौका देंगे। संजीव जी आप बोले जल्दी से, थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि लास्ट रिएक्शन कुलदीप जी का लेना है। प्लीज बहुत कम शब्दों में। गरिमा जी देखिए, हम तो अपनी धरातल पे हम तो काम करते हैं, हम तो हमेशा उसका उल्लेख करते हैं, अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाते हैं और जनता भी सब कुछ देखती है हम क्या गलत बोल रहे हैं या हम क्या अच्छा बोल रहे हैं। यदि हम गलत बोलेंगे तो जनता कहेगी अच्छा भाई सामने सामने झूठ बोल रहे हो क्या। तो जब हम काम कर रहे हैं और अपने कामों का उल्लेख कर रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक लेके जा रहे हैं और जनता उसको लगातार एक्सेप्ट कर रही है। हम चाहे 15 साल के अपने लोकसभा चुनाव की विजय की बात करें, चाहे 10 साल के विधानसभा के चुनाव की विजय की बात करें, हम चाहे तमाम जितने भी निकाय चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए और सहकारिता के चुनाव, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही क्यों जीत रही है? क्या केवल कपोल कल्पित जो ढोल पीटा जाता है, झूठ का ढोल बहुत जल्दी फटता है और जो सच का नारा होता है वो हमेशा बुलंद रहता है। तो हमारा जो नारा है वो सच का नारा है, वो हमेशा बुलंद और ज्यादा बुलंद हो रहा है क्योंकि हम जनता भी देख रही है कि जो लोग बोल रहे हैं, जो हम इनसे अपेक्षा रख रहे हैं वो लगातार पूर्ण हो रही है। और कांग्रेस पार्टी जो बोलती है ना, वो इनके पास है तो है नहीं कुछ,
अपनी जो पूर्ववर्ती जो आपके काले कारनामे हैं अब वो वो जनता जवाब, उसके हाँ साथ ठीक है, बिल्कुल compare- जनता के हाथों में जनता सब कुछ है। जनता ठीक है उसके सर, साथ compare- ठीक है संजीव जी, उसके सर वक्त कम है। compare कुलदीप करती जी जल्दी कि से लास्ट इन्होंने- रिएक्शन। इन्होंने क्या क्या काले ठीक है कारनामे संजीव जी, किए आपकी और बात आ भारतीय गई। अब जनता विश्वास पार्टी कितना जनता में बना है ये देखने का वक्त है। प्लीज कैसे अच्छे सर काम कर रही है कुलदीप तो जी आप जनता बोले। उनको चुनती है मेरा। ठीक है संजीव जी, हो गया। कुलदीप जी, कुल मिलाकर अब जनता के हाथों में है, क्योंकि मौका दोनों को देकर देखा है जनता ने। सिर्फ अगर उत्तराखंड की बात करें, बीजेपी कांग्रेस सबको मौका मिला है। लंबा वक्त संजीव जी को अभी हाल ही में, क्योंकि 8-9 साल लगभग मिल गए। अब क्या इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, मजबूत है ये, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? थोड़ा सा कम शब्दों में रिएक्शन। देखिए 10 साल के शासन में अगर एंटी इनकम्बेंसी ना हो, क्या ये संभव हो सकता है? ठीक, लेकिन उस नाराजगी को सत्ता पक्ष कैसे डाइल्यूट करता है और अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाता है, ये भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है ये उस पर निर्भर करता है। कांग्रेस, क्योंकि इस समय 10 साल के मुद्दे कांग्रेस के पास हैं, कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर के कैसे जनता के बीच में जाती है, जनता के साथ जनता की आवाज को में अपनी आवाज मिला करके उसे कैसे बुलंद करती है, तो ये सारी चीजें हैं जो बताएंगे आने वाले समय के साथ साथ कि कौन कितनी मजबूती के साथ चुनाव में आगे बढ़ रहा है। यूकेडी थर्ड फ्रंट के रूप में लोगों के बीच में जा रहा है, लेकिन वो कितनी जगह बना पाता है ये भी धीरे धीरे अब सामने आएगा, क्योंकि अब उत्तराखंड चुनावी मोड में आ चुका है, उस चुनावी दौर में आ चुका है। लोग अब चुनाव की चर्चा करने लगे हैं, गली कूचों में, चौराहों पर अब बात होने लगी है मिलकर की, भाई अब सरकार किसकी बनेगी, किसको लाना है, कौन हटेगा कौन रहेगा, विधायक से नाराजगी है नहीं है, सरकार के काम अच्छे हैं बुरे हैं, ठीक है, इन पर चर्चा होने लगी है। ठीक है सर, तो ये अब धीरे धीरे खुल करके सामने आएंगी चीजें। बिल्कुल, यानी वक्त के साथ जनता का मूड क्या है, किस ओर जनता का भी विश्वास बरकरार है, क्या नए लोगों को मौका देंगे, ये चीजें समय के साथ स्पष्ट होती जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मौजूद मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे कि आने वाले चुनाव में जनता किस पर विश्वास दिखाएगी, किसके वादों पर भरोसा करेगी, ये वक्त के साथ स्पष्ट होता जाएगा। दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।